आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे धरती पे स्वर्ग स्विट्जरलैंड की। आज मैं बताऊंगा कि स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत क्यों है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, कर ही नहीं रहे हो। 50% लोग करते ही नहीं, ऐसा मत करो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। मैं ऋषिकेश ट्रैवल कर रहा हूँ, 1 से 4 तारीख तक मैं ऋषिकेश में रहूंगा, तो सारी अपडेट्स मैं इंस्टा पे ही दूंगा। बहुत जल्द मैं आपको बता भी दूंगा कि मैं कहाँ ठहरा हूँ, कहाँ आपको आना है। जो लोग मिलना चाहते हैं मुझसे मिल सकते हैं। कृपा करके दूर से ट्रैवल करके ना आए, आसपास रहते हैं तभी मिले, क्योंकि मैं हर जगह आऊंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 to 1 इंटरेक्शन हो सकता है। तो देखो, ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड यूरोप के बीचों बीच बसा है। बगल में है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, यही लिखा हुआ है। बॉर्डर्ड बाय ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड लाइकेंस्टीन। कैपिटल सिटी है बर्न। लार्जेस्ट सिटी है यूरिच। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। बॉलीवुड का फेवरेट प्लेस, यश चोपड़ा की फेवरेट प्लेस। सारी मूवीज की शूटिंग आपको स्विट्जरलैंड में ही मिलेगी, क्योंकि है ही इतना खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा। वेस्टर्न, सेंट्रल और सदर्न यूरोप में आता है। जहां पे वेस्टर्न मतलब आपने देखा ना, सेंट्रल यूरोप में है ये, और साउथ में, यूरोप के थोड़ा साउथ में जाएंगे। स्विट्जरलैंड एक फेडरल रिपब्लिक है। यहां पे राज्यों को ज्यादा ताकत है, मतलब सॉरी, राज्य सेंटर को बराबर की ही ताकत है। स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं है, जैसे अमेरिका में है ना। अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वैसे ही स्विट्जरलैंड में है। यहां पे सब डिविजन है जिनको कैंटन्स बोला जाता है। स्विट्जरलैंड एक बहुत बड़ा डिवीजन। स्विट्जरलैंड डिवाइड है 26 कैंटन्स, यानी कि सब डिविजन्स में। और इसकी जो फेडरल अथॉरिटी है वो कैपिटल सिटी बर्न में बेस्ड है। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है वो तो, बट ऑब्वियस आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर पे है ये यूरोप के। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड कंट्री है, सी का एक्सेस यहां पे आपको नहीं मिलेगा। ये जेनेवा है, बहुत ही खूबसूरत शहर। ज्यादातर जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेनेवा में ही स्थित है स्विट्जरलैंड के। ओके, और आपको यहां पे स्विस प्लेटू बहुत ही खूबसूरत है। एल्प्स देखिए, द एल्प्स जो है स्विट्जरलैंड इसलिए इतना खूबसूरत है, वहां की वादियां, क्योंकि यहां पे एल्प्स है। एल्प की बात करें, एल्पाइन जिनको बोला जाता है, एल्पाइन फीचर ऑफ स्विट्जरलैंड बहुत ही ज्यादा। एल्पाइन होता क्या है? एल्पाइन बेसिकली एक माउंटेन रेंज है। एल्प्स माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ये, जो कि पूरा यूरोप को कवर करती है। मतलब पूरा यूरोप को नहीं, यूरोप में ही है ये। लगभग 1200 किलोमीटर तक चलती है और 8 एल्पाइन कंट्री। देखो, एल्पाइन क्या है ना, कि जो जो कंट्री को एल्प्स कवर करती है उनको एल्पाइन कंट्री बोला जाता है। ये वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि समझिए आप, ये फ्रांस से, अरे यार मेरा इधर मैं बार बार वो पहले चला गया, ये रहा, हाँ, ये फ्रांस है। वेस्ट में फ्रांस है, वेस्ट टू ईस्ट कवर करेगी फ्रांस, फिर स्विट्जरलैंड, तो इसका एकदम कोर है। फिर मोनाको, फिर इटली, फिर लैकेंस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया। तो ये 8 कंट्रीज को कवर करती है, बहुत ही खूबसूरत है। तो एल्पाइन नीश से वियना तक जाती है। और दोस्तों, यही वो वादियां हैं जो स्विट्जरलैंड को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं, ऑस्ट्रिया को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं, समझे? तो खूबसूरती का कारण, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पूरा हिमालयन रेंज कवर करता है वो, ऐसे ही स्विट्जरलैंड एल्प्स, ये माउंटेन रेंजेस है, देख सकते हैं ना। ऐसे ही आपको बहुत सारे नजारे मिलेंगे स्विट्जरलैंड में। स्विस पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत कम पॉपुलेशन है दोस्तों, ज्यादा लोग यहां पे नहीं रहते हैं। लगभग 8.5 करोड़ के आसपास यहां पे लोग रहते हैं, जो कि प्लेटू पे ही रहते हैं। देखो, ज्योग्राफिकली यहां पे आपको स्विट्जरलैंड जो है वो 3 में डिवाइड है। एक है स्विस प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब उठा हुआ भाग, जो स्विट्जरलैंड का बहुत ही मेजर लैंडस्केप है। इधर है, देखो, स्विट्जरलैंड के दोनों तरफ माउंटेन है। एक तरफ है यूरा माउंटेन, JURA, ठीक है, इस साइड में कहां चला गया, इधर पे, और बाकी एल्प्स है। बीच में स्विट्जरलैंड आता है, प्लेटू आता है, ठीक है। तो एक यहां पे स्विट्जरलैंड 3 में डिवाइड है। एक है स्विट्जरलैंड प्लेटू, जो कि मेजर पार्ट है, फिर है यूरा माउंटेन, और फिर है स्विस एल्प्स। तो 2 माउंटेन रेंजेस यहां पे आपको मिलेंगी, जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड की घाटियां बहुत ही जबरदस्त है। 30% जो स्विस एरिया है वो पूरा फ्लैट है, लेकिन ज्यादातर हिली है, 70% हिली रीजन है। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद
जो कैपिटल है यहाँ पे आपको बता दूं बर्न है। वैसे फेडरल रिपब्लिक की कैपिटल बर्न है, लेकिन जो लार्जेस्ट सिटीज और इकोनॉमिक सेंटर्स हैं दे आर ज्यूरिच, जेनेवा एंड बेसल। फीफा का हेडक्वार्टर, मतलब इन शहरों में आपको सब बड़े बड़े हेडक्वार्टर, बैंक्स के हेडक्वार्टर, फीफा का हेडक्वार्टर, सब यहीं पे ही आपको मिलेगा। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर आपको यहां पे मिलेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या? जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ये सब। रिलीजन सब क्रिश्चियन है। 65 पॉइंट मतलब लगभग 66% यहां पर क्रिश्चियनिटी है। सेक्युलर कंट्री है स्विट्जरलैंड। यूरोप की कंट्री तो डेवलप्ड बहुत ज्यादा है। 27% का कोई रिलीजन नहीं है, 5% इस्लाम है। ओके। लेजिस्लेचर की बात करें तो अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, लोअर हाउस को नेशनल काउंसिल बोला जाता है। 1291 में जब फ्रांस को फाउंड किया था, 1291 में, तब स्विट्जरलैंड भी फाउंड हुआ था। ओके। फेडरल स्टेट, इसको फेडरल स्टेट 1848 में घोषित किया गया था। ये तो बेसिक जानकारी हो गई। थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लेते हैं, फेवरेट पार्ट। अभी मैंने आपको बताया कि 1291 में स्विट्जरलैंड को स्टैब्लिश किया। ओल्ड स्विस कॉन्फेडरेसी पे हम फिलहाल नहीं जाते हैं। आप इतना समझो कि ऑस्ट्रिया और बुर्गुंडी के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, और स्विस जो था, स्विस एम्पायर जो था, वो बेसिकली होली रोमन एम्पायर के अंदर आता था। इसको रिकॉग्नाइज किया गया 1648 में फाइनली, जब पीस ऑफ वेस्टफेलिया को स्टैब्लिश किया। पीस ऑफ वेस्टफेलिया क्या है? मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं। हिस्टोरिक इवेंट्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दो पीस ट्रीटीज थी जो कि साइन हुई थी, किसमें? वेस्टफेलियन सिटीज ऑफ ओस्नाब्रुक और मुंस्टर, जिसने 30 इयर्स वॉर को एंड किया। 30 इयर्स वॉर क्या है? देखो, होली रोमन एम्पायर में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल थी। 1618 से लेकर 1648 तक ये वॉर चला है। मॉडर्न जर्मनी और सेंट्रल यूरोप के बीच में ये पूरा का पूरा वॉर हुआ दोस्तों। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वॉर्स आते हैं, कुछ बड़े बड़े वॉर्स भी आते हैं, लेकिन 30 इयर्स वॉर रिलीजियस वॉर था एक तरीके से। इसमें एक तरफ एंटी इंपीरियल अलायंस था और दूसरी तरफ अलायंस प्रायर टू 1645। एक तरफ वो थे जो राजा की तरफ से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ जो राजा की तरफ से नहीं लड़ रहे थे। अब फिलहाल हम रिलीजियस वॉर्स पे नहीं जाते दोस्तों, बहुत ही अलग टॉपिक हो जाएगा। तो फाइनली ये खत्म हुआ 1648 में, और एक पीस ट्रीटी, दो पीस ट्रीटी बेसिकली साइन की गई। ठीक है। होली रोमन एम्पायर जो बहुत ही उथल पुथल था, उसमें शांति स्थापित हुई। 8 करोड़ लोग लगभग इसमें मारे गए थे, बुरी हालत थी। तब जाके रिकॉग्नाइज किया गया स्विट्जरलैंड जो है, तब जाके 1648 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, स्विस कॉन्फेडरेसी। फेडरल चार्टर हालांकि 1291 में ही साइन किया गया था। 1798 में फ्रांस ने इन्वेड कर दिया स्विट्जरलैंड को, और अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन ये स्विट्जरलैंड पे थोप दिया। तो स्विट्जरलैंड कुछ समय के लिए फ्रांस के अंदर आ गया। 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना हुई, दोबारा से स्विट्जरलैंड को रिकॉग्नाइज किया। और 1848 में दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जिसमें जर्मनी का मूड खराब हो गया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। तो 1848 में हम देखते हैं कि कई बार अपराइजिंग हुई, और उसके बाद स्विट्जरलैंड को एक फेडरल स्टेट घोषित किया गया। करेंसी यहां पे स्विस फ्रैंक जो है वो एक सिंगल करेंसी बनी, और नया संविधान स्विट्जरलैंड को मिला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहां पे आया, गजब। अब फिर आता है वर्ल्ड वॉर 1। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में, दोनों में स्विट्जरलैंड ने पार्ट नहीं लिया। वर्ल्ड वॉर 1 में स्विट्जरलैंड एक्चुअली वाज नॉट इन्वेडेड। ना वर्ल्ड वॉर 1 में ना वर्ल्ड वॉर 2 में स्विट्जरलैंड को कभी इन्वेड नहीं किया गया। वो कभी भी किसी एम्पायर के अंडर आया ही नहीं। मतलब दोनों वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। कमाल की बात है, जहां पूरे यूरोप को कब्जे में ले लिया था किसने? जर्मनी ने। स्विट्जरलैंड एकदम शांत रहा। ये सब हुआ स्विट्जरलैंड में। फिर आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड में बहुत सारे, हालांकि हाँ एक चीज और है कि बॉम्बिंग हुई, यहां पे बॉम्ब गिराए, लेकिन इन्वेड नहीं किया गया। एलाइज ने भी बॉम्ब गिराए, इन्वेजन नहीं हुआ। वॉर से ये भी पीड़ित था, लेकिन ऐसा नहीं कि स्विट्जरलैंड को अपने कब्जे में ले लिया गया। फिर कोल्ड वॉर के दौरान दोस्तों, वैसे तो स्विट्जरलैंड ज्यादा न्यूट्रल ही रहा है। न्यूक्लियर बॉम्ब, एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं है स्विट्जरलैंड, पीसफुल स्टेट रहा है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि रिस्टोरेशन की बात हुई, कुछ और कैंटॉन्स जोड़े गए। जैसे भारत में स्टेट है, स्विट्जरलैंड में कैंटॉन्स है। ठीक है। तो यहां पे 1971 आते आते
फेडरल लेवल को पूरी तरीके से अचीव कर लिया गया था। ओके, और स्विट्जरलैंड को 26 स्टेट्स में, कैंटोन्स में डिवाइड कर लिया गया। 2002 में स्विट्जरलैंड को यूनाइटेड नेशंस का उसको पूरी मेंबरशिप दे दी गई। रेड क्रॉस जो है, जो सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बर्थ स्विट्जरलैंड में हुआ। पॉलिटिक्स की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 1848 में अडॉप्ट किया गया है। 1848 का जो संविधान है वो अभी तक यहां पे लागू है। 3 मेन गवर्निंग बॉडीज है। फेडरल लेवल है, याद रखिएगा, फेडरल लेवल फेडरल सिस्टम है ना, तो स्टेट और सेंटर दोनों को ही ताकत है। बाई कैमरल पार्लियामेंट है, एक फेडरल काउंसिल एग्जीक्यूटिव, दूसरा है फेडरल कोर्ट जुडिशरी, और तीसरा है बाई कैमरल पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव। तो यहां की जो पॉलिटिक्स है वो 3 में डिवाइड है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। हर डेमोक्रेटिक नेशन में यही हिसाब किताब चलता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 46 रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं जो कि अपर हाउस है। नेशनल काउंसिल में 200 मेंबर्स बैठते हैं जो कि लोअर हाउस है। रेफरेंडम होते रहते हैं। कई बार सीधा सिटीजन से पूछ लिया जाता है कि ये लॉ सही है कि नहीं है। स्विट्जरलैंड एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि सीधा सिटीजन, जैसे हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमारे यहां कोई कानून पास होता है तो वो हम नहीं करते हैं बैठ के, वो हम जिनको चुन के भेजते हैं वो करते हैं। स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में सीधा रेफरेंडम है कि भाई पब्लिक से ही पूछो, यहां पे नुमाइंदों से नहीं, पब्लिक से पूछो। तो रेफरेंडम जो है वो होता रहता है। ओके, और फेडरलिज्म तो है ही स्विट्जरलैंड में। उसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो सीट्स है वो स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा जो है वो बर्थ प्लेस है रेड क्रॉस की। जेनेवा कन्वेंशन यहां पे होता है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो यहां पे आपको मिलेगा। WHO का हेडक्वार्टर, ILO का, ITU का, विमो, सबके हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। स्विस बैंक पे सब अपना काला धन रखते हैं ना, बैंक, BIS का भी हेडक्वार्टर आपको यही मिलेगा। ठीक है। बेसल नॉर्म्स, बेसल जो है वो स्विट्जरलैंड का एक शहर है, बैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेसल, वो भी आपको मिलेगा। फिर UEFA जो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है, फीफा, हॉकी फेडरेशन, साइकिलिंग यूनियन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उनके भी हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्जरलैंड में ही मिलेंगे। मिलिट्री की बात करते हैं। देखो, स्विस आर्म्ड फोर्सेस में एयर फोर्स है और लैंड फोर्सेस है, नेवी नहीं है क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो नेवी का क्या करेंगे। कॉन्स्क्रिप्शन यहां पे है, मेल सिटीजन्स 20 से 34 साल के बीच में ये लोग लेते हैं। उसके बाद स्विस गार्ड्स है। आपको बता दूं कि स्विस सिटीजन जो हैं फॉरेन आर्मीज में अपनी सेवा नहीं दे सकते क्योंकि पॉपुलेशन यहां पे थोड़ा कम है। अब हम इकोनॉमी की बात करते हैं। बहुत ही प्रॉस्पेरस, स्टेबल और हाई टेक इकोनॉमी है स्विट्जरलैंड। कंट्री करप्शन लगभग ना के ही बराबर है। लीस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड आता है। और कौन कौन सी लीस्ट करप्ट कंट्रीज है? सब यूरोप की ही है। अगर करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आप देखें तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यही सब आपको मिलेंगे। ठीक है। तो स्विट्जरलैंड इसीलिए, देखिए, करप्शन कम है। अब देखिए, करप्शन कम है लेकिन कितना चालाक है कि अपने देश में दुनिया भर के करप्शन को रखता है। स्विस बैंक बहुत ही नोटोरियस बैंक है जहां पे लोग अपना काला धन जो है वो रखते हैं, है कि नहीं। और बाकी बहुत खुद अपना एकदम करप्ट नहीं है। 20th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी के हिसाब से बात करें तो 20th लार्जेस्ट है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। और पीपीपी की बात करें, परचेजिंग पावर पैरिटी, तो 30th लार्जेस्ट है। 17th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्ट के मामले में स्विट्जरलैंड बहुत आगे है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है स्विट्जरलैंड में है। जूरिच फाइनेंशियल ग्रुप हो गया, नोवार्टिस हो गया, टेट्रा पार्क हो गया, स्वाच ग्रुप हो गया, इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गया, ये सब स्विट्जरलैंड में आपको मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, स्विट्जरलैंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे है। केमिकल, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल गुड्स, बाकी जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो सब स्विट्जरलैंड, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है स्विट्जरलैंड वो केमिकल्स है, मशीन्स है, वॉचेज है, ये सब बहुत फेमस है स्विट्जरलैंड की। ओके। लेबर मार्केट भी अच्छा खासा है स्विट्जरलैंड में। 50 लाख से ज्यादा लोग दे आर एक्चुअली इंडल्ज इन लेबर मार्केट। इसमें देखिए, मैंने बताया ना कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्विट्जरलैंड का बहुत ही जबरदस्त है। साइंस, क्योंकि साइंस की ज्यादातर मशीन
इलेक्ट्रॉनिक्स स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट करता है, तो साइंस में भी स्विट्जरलैंड बहुत ज्यादा आगे। एजुकेशन स्विट्जरलैंड की बात करें तो काफी डाइवर्स है, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल मिलेंगे, लेकिन यहां पे पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूल भी कमाल के हैं। मिनिमम एज है 6 साल की उम्र में आप स्विट्जरलैंड के स्कूल में पढ़ने आ सकते हैं। टोटल 12 यूनिवर्सिटीज हैं और ये सब की सब कमाल की हैं। जूरिच यूनिवर्सिटी हो गई और उसके बाद स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई। बड़े बड़े साइंटिस्ट यहां पे पढ़ के निकले हैं। बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स जो हैं वो स्विस साइंटिस्ट रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन भी स्विट्जरलैंड में ही तो पढ़े थे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहीं डेवलप की थी उन्होंने। हाइनरिक रोरर हो गए, रिचर्ड अर्न्स्ट हो गए, उसके बाद कर्ट वुथरिच हो गए, और भी बहुत सारे लोग। 114 नोबेल प्राइज विनर जो हैं दे आर इन रिलेशन विद स्विट्जरलैंड। ये सब आके स्विट्जरलैंड में ही पढ़ाई करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एटॉमिक लेबोरेटरी सर्न स्विट्जरलैंड में ही है। बहुत सारे इन्वेंशन स्विट्जरलैंड में हुए हैं। डायजापेम हो गया, टनलिंग माइक्रोस्कोप हो गया, वेल्क्रो हो गया, ये सब स्विट्जरलैंड में ही तो डेवलप हुए हैं। बड़े बड़े इन्वेंशन जो आज कमाल का काम कर रहे हैं। ओके, तो ये स्विट्जरलैंड के बारे में सब कुछ था। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप किसी और देश के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं होती।